सोचिए कि आपके दो पते हैं। एक परमानेंट एड्रेस, जैसे आपके घर का पता जो बदलता नहीं, और दूसरा एक टेम्पररी एड्रेस, मान लीजिए किसी होटल का कमरा जहां आप छुट्टियों पर हैं। ठीक है। इंटरनेट की दुनिया में आपके लैपटॉप, आपके फोन, हर डिवाइस के भी ठीक ऐसे ही दो तरह के पते होते हैं। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं डिजिटल पतों की दुनिया में एक गहरी छानबीन करने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि ये सारी टेक चीजें मिलकर कैसे पक्का करती हैं कि इंटरनेट स्मूथली चले। हाँ, और हम ये भी जानेंगे कि कैसे एक पुरानी इनएफिशिएंट सिस्टम ने इंटरनेट को लगभग ठप कर दिया था और फिर CIDR जैसी नई तकनीकों ने आकर इसे बचाया। तो चलिए शुरू करते हैं डिवाइस की उस पहचान से जिसे उसका बर्थ सर्टिफिकेट कहा जा सकता है, मैक एड्रेस। हाँ, इसे फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। ये एक परमानेंट पहचान है, जैसे किसी प्रोडक्ट का सीरियल नंबर होता है। बिल्कुल, जिसे बनाने वाली कंपनी ही डिवाइस के नेटवर्क कार्ड में डाल देती है। इसीलिए इसे बर्न्ड इन एड्रेस भी कहते हैं। बर्न्ड इन मतलब हार्डवेयर में ही फिक्स कर दिया। हाँ, ये 48 बिट का एक नंबर होता है जिसे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं और इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। पहले 24 बिट्स, जिन्हें OEUI कहते हैं, वो बताते हैं कि डिवाइस किस कंपनी ने बनाया है, एप्पल, सैमसंग। और बाकी के 24 बिट्स वो उस कंपनी का दिया हुआ एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से दुनिया के हर डिवाइस का मैक एड्रेस यूनिक होता है। लेकिन एक मिनट, आपने कहा बर्न्ड इन मतलब स्थायी, पर क्या ये वाकई हमेशा के लिए स्थायी होता है? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे तो ये थोड़ा विरोधाभासी लग रहा है। और यहीं पर एक पेंच है। इसका जवाब उसी मैक एड्रेस के अंदर दो छोटे से स्विच में छिपा है, UL और IG बिट्स। ज्यादातर लोग इनके बारे में नहीं जानते। अच्छा, तो ये स्विच क्या करते हैं? पहला है UL यानी यूनिवर्सल लोकल बिट। जब ये बिट 0 पर होता है तो मतलब ये एड्रेस यूनिवर्सल है, मैन्युफैक्चरर ने दिया है। ठीक है। लेकिन अगर कोई नेटवर्क एडमिन इस बिट को 1 पर सेट कर दे तो वो एड्रेस लोकल बन जाता है। मतलब एडमिन उसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। ओह अच्छा, तो परमानेंट एड्रेस को भी जरूरत पड़ने पे बदला जा सकता है। हाँ, वर्चुअलाइजेशन में ऐसा बहुत होता है, जहां हमें हर वर्चुअल मशीन को एक यूनिक मैक एड्रेस देना होता है। समझ गए। और दूसरा स्विच IG? वो है इंडिविजुअल ग्रुप बिट। ये तय करता है कि डेटा का पैकेट किसी एक डिवाइस को भेजना है या कई डिवाइसेस के ग्रुप को। 0 मतलब एक को, 1 मतलब पूरे ग्रुप को। तो मैक एड्रेस डिवाइस की हार्डवेयर लेवल की पहचान हो गई। अब आते हैं इसके दूसरे पते पर, यानी IP एड्रेस पर। ये उस होटल के कमरे जैसा है जो बदलता रहता है। घर के वाईफाई पर अलग IP और कैफे के वाईफाई पर बिल्कुल अलग। एकदम सही। और पुराने दिनों में जब IPv4 नया था, इन एड्रेसेस को साइज के हिसाब से कुछ क्लास में बांटा गया था, क्लास A, B और C। हाँ, क्लास A बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए था, जिसमें लगभग 1.6 करोड़ डिवाइस जुड़ सकते थे। क्लास B मीडियम साइज के लिए करीब 65,000 डिवाइस और क्लास C छोटे नेटवर्क्स के लिए जिसमें सिर्फ 254 डिवाइस ही जुड़ सकते थे। और इन्हीं में से कुछ रेंज जैसे 192.168.0.0 प्राइवेट इस्तेमाल के लिए रिजर्व कर दी गई। ये वही एड्रेस हैं जो हम अक्सर अपने घर के राउटर की सेटिंग्स में देखते हैं। हाँ, RFC 1918 एड्रेस। इनका मकसद था कि कंपनियां अपने अंदरूनी नेटवर्क्स के लिए इन्हें फ्री में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इस क्लास वाले सिस्टम में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत? क्या मतलब? सोचिए, अगर किसी छोटी कंपनी को सिर्फ 30 IP एड्रेस चाहिए तो उसे कम से कम एक पूरा क्लास C ब्लॉक लेना पड़ता था, जिसमें 254 एड्रेस होते थे। हाँ, इसका मतलब 200 से ज्यादा IP एड्रेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाते थे। वो किसी और के काम भी नहीं आ सकते थे। और क्योंकि IPv4 में कुल मिलाकर सिर्फ 4.2 बिलियन एड्रेस ही हैं, तो ये बर्बादी तो बहुत बड़ी समस्या बन गई होगी। बिल्कुल, इंटरनेट एक तरह से अपने ही बनाए जाल में फंस गया था। IP एड्रेस तेजी से खत्म हो रहे थे और ठीक जब लग रहा था कि इंटरनेट का विकास रुक जाएगा, तब 1993 में CIDR एक हीरो की तरह आया। CIDR यानी क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। तो इसने ऐसा क्या किया? आप इसे IP एड्रेस की दुनिया का डीरेगुलेशन कह सकती हैं। CIDR ने आते ही क्लास A, B, C के सारे कठोर नियम तोड़ दिए। अच्छा। इसने वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग या VLSM नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल किया। आसान भाषा में कहें तो नेटवर्क एडमिन्स को आजादी मिल गई कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से IP एड्रेस का ब्लॉक चुने। और यहीं से स्लैश नोटेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ।
जैसे 192.168.1.0/24। ये 24 क्या बताता है? ये स्लैश बताता है कि एड्रेस के कितने बिट्स नेटवर्क के लिए हैं और कितने होस्ट यानी डिवाइसेस के लिए। 24 का मतलब है कि पहले 24 बिट्स नेटवर्क के हैं और बाकी बचे 8 बिट्स डिवाइसेस के लिए। मतलब 256 एड्रेस। हाँ, लेकिन अब अगर उस कंपनी को सिर्फ 30 एड्रेस चाहिए तो वो 24 क्यों ले? वो 27 ब्लॉक ले सकती है, जिसमें उसे 32 एड्रेस मिलते हैं, जरूरत के एकदम करीब, कोई बर्बादी नहीं। तो इस लचीलेपन ने IPv4 की उम्र कई साल बढ़ा दी। सिर्फ उम्र ही नहीं बढ़ाई, इसने इंटरनेट को और तेज भी बनाया। CIDR की मदद से इंटरनेट राउटर्स कई छोटे-छोटे रास्तों को मिलाकर एक बड़े सुपरनेट की तरह देख सकते हैं। इससे उनके रूटिंग टेबल का साइज बहुत छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर दुनिया भर में लाखों लोग अपने घर या ऑफिस में 192.168.1.1 जैसा प्राइवेट IP एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंटरनेट पर कंफ्यूजन क्यों नहीं होता? मेरा 192.168.1.1 किसी और के पते से क्यों नहीं टकराता? बेहतरीन सवाल। इसका जवाब दो बहुत ही शानदार तकनीकों में छिपा है, NAT और PAT। NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। चलिए इसे समझते हैं, ये कैसे काम करता है। तो NAT आपके घर के राउटर पर काम करता है, जो आपके प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक इंटरनेट के बीच एक गेट कीपर की तरह है। ठीक है। जब आपका लैपटॉप, जिसका प्राइवेट IP है, इंटरनेट पर कोई रिक्वेस्ट भेजता है, तो राउटर उस पैकेट को रोकता है और इंटरनेट पर भेजने से ठीक पहले वो पैकेट में से आपके लैपटॉप का प्राइवेट IP हटाकर अपना खुद का पब्लिक IP एड्रेस डाल देता है। तो इंटरनेट की नज़र में वो रिक्वेस्ट मेरे लैपटॉप से नहीं बल्कि मेरे राउटर से आ रही है। एकदम सही। और जब इंटरनेट से जवाब वापस आता है तो वो राउटर के पब्लिक IP पर आता है। राउटर अपने एक टेबल में देखकर उसे चुपचाप आपके लैपटॉप को भेज देता है। ठीक है, तो मेरा लैपटॉप राउटर के पते से बाहर जाता है, लेकिन मेरे फ़ोन का क्या? और मेरी स्मार्ट टीवी का? वे सब भी तो उसी राउटर से जा रहे हैं। तो राउटर को कैसे पता कि YouTube का वीडियो टीवी पर भेजना है या मेरे फ़ोन पर? और यहीं पर PAT यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन अपना जादू दिखाता है। अच्छा। जब आपके लैपटॉप से रिक्वेस्ट जाती है तो राउटर सिर्फ IP ही नहीं बदलता, बल्कि उस कनेक्शन को एक यूनिक पोर्ट नंबर भी दे देता है। मान लीजिए पोर्ट 5001 आपके फोन से रिक्वेस्ट जाती है तो उसे एक अलग पोर्ट नंबर मिलता है, जैसे 5002। समझ गई। तो जब जवाब वापस आता है तो राउटर देखता है कि पैकेट पोर्ट 5001 के लिए है या 5002 के लिए, और उस हिसाब से वो इसे लैपटॉप या फोन को भेज देता है। कमाल है। इसी वजह से एक पूरा ऑफिस जिसमें सैकड़ों कंप्यूटर हों, सिर्फ एक पब्लिक IP एड्रेस का इस्तेमाल करके इंटरनेट से जुड़ सकता है। तो NAT और PAT मिलकर एक पब्लिक IP के पीछे पूरा का पूरा ऑफिस छिपा देते हैं। लेकिन ये सुनकर मेरे मन में एक डर भी पैदा हो रहा है। कैसा डर? इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरा ऑफिस उस एक राउटर पर निर्भर है। अगर उस बॉक्स ने काम करना बंद कर दिया तो मतलब सब कुछ ठप। ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क लगता है। ये एक बहुत ही असली चिंता है और इसी रिस्क को कम करने के लिए हमारे पास VRRP जैसी तकनीकें हैं। VRRP, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। हाँ, VRP की मदद से आप नेटवर्क में एक से ज्यादा फिजिकल राउटर लगा सकती हैं, लेकिन वो सब मिलकर एक वर्चुअल राउटर की तरह काम करते हैं। वर्चुअल राउटर, ये कुछ हवाई जहाज के को पायलट जैसा लगता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। पर्दे के पीछे उन राउटर्स में से एक मास्टर बन जाता है, यानी वो पायलट है जो प्लेन उड़ा रहा है। बाकी के राउटर बैकअप मोड में रहते हैं, को पायलट की तरह तैयार बैठे रहते हैं। हाँ, मास्टर राउटर लगातार हेलो मैसेज भेजकर बताता रहता है कि मैं ठीक हूं, मैं काम कर रहा हूं। और अगर मास्टर राउटर फेल हो जाता है तो वो हेलो मैसेज भेजना बंद कर देगा। कुछ ही सेकंड्स में बैकअप में से एक खुद को नया मास्टर घोषित कर देता है और तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और यूजर्स को पता भी नहीं चलता। उनका काम बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। शानदार। तो हमने IPv4 की समस्याओं और उनको ठीक करने के जुगाड़ पर काफी बात की, लेकिन ये सब तो एक तरह से पुराने सिस्टम में पैच लगाने जैसा है। असली समाधान तो IPv6 है। क्या IPv6 में भी प्राइवेट एड्रेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ, बिल्कुल है। IPv6 में इन्हें यूनिक लोकल एड्रेस या ULA कहा जाता है। ये FD00-8 से शुरू होने वाली रेंज में आते हैं। तो फिर इनमें और IPv4 प्राइवेट एड्रेस में क्या फर्क है? एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी फर्क है। ULA एड्रेस में एक 40 बिट का रैंडम ग्लोबल ID होता है। रैंडम? इसका क्या फायदा है? सोचिए, भविष्य में दो कंपनियां आपस में मिल जाती हैं,
IPv4 में अगर दोनों 10.0.0.0 वाली रेंज इस्तेमाल कर रही होती तो उनके नेटवर्क्स को जोड़ने पर IP एड्रेस का भयंकर टकराव होता। सब कुछ नए सिरे से कॉन्फ़िगर करना पड़ता। हाँ, लेकिन ULA के इस रैंडम ग्लोबल आईडी की वजह से IPv6 में इस टकराव की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। नेटवर्क जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि लोग यहाँ एक आम गलती करते हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई नेटवर्क इंजीनियर्स ULA को देखते ही तुरंत NAT के बारे में सोचने लगते हैं। वो IPv6 के लिए NAT इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिसे NAT66 कहते हैं। ये तो पुरानी आदत हुई। बिल्कुल। स्रोत में इसकी एक बहुत अच्छी तुलना की गई है, वो सॉसपैन वाली। हाँ, बताइए। ये उस दादी नानी की तरह है जो मछली पकाने से पहले हमेशा उसका सिर और पूंछ काट देती थी। क्यों? क्योंकि उनके जमाने में पैन छोटा होता था और पूरी मछली उसमें फिट नहीं होती थी। और आज की पीढ़ी के पास बड़े पैन हैं, लेकिन वो आदत के कारण आज भी वैसा ही करते हैं। एग्जैक्टली। IPv4 की दुनिया में NAT एक जरूरत थी, एक मजबूरी, उस छोटे पैन की तरह। ये हमेशा से एक कॉम्प्लेक्स और नाजुक समाधान रहा है। तो IPv6 में बेहतर तरीका क्या है? बड़ा पैन कौन सा है? IPv6 को शुरू से ही एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया था। हर डिवाइस को अपना यूनिक ग्लोबल एड्रेस मिल सकता है, इसलिए NAT की जरूरत ही नहीं है। तो फिर क्या है? अगर नेटवर्क को फिर से नंबर देना है तो उसके लिए NPTV6 यानी नेटवर्क प्रीफिक्स ट्रांसलेशन जैसा एक बेहतर स्टेटलेस तरीका मौजूद है। यह बिना NAT की कॉम्प्लेक्सिटी के काम करता है। यह बड़ा पैन है, सरल, कुशल और मॉडर्न। तो आज हमने इंटरनेट के एड्रेसिंग सिस्टम की एक लंबी यात्रा की है। हमने डिवाइस के बर्थ सर्टिफिकेट यानी MAC एड्रेस से शुरू किया, फिर उसके अस्थायी पते IP एड्रेस को समझा। हमने देखा कि कैसे CIDR ने इंटरनेट को खत्म होने से बचाया और कैसे NAT और VRRP जैसी तकनीकें पर्दे के पीछे हमारे नेटवर्क को मजबूत और चालू रखती हैं। और हमने ये भी देखा कि भविष्य यानी IPv6 हमें पुरानी आदतों से सीखने और बेहतर समाधान अपनाने का मौका देता है। ये हमें उस छोटे सॉसपैन को छोड़कर बड़े और बेहतर पैन का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। तो अब जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कि ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है। इसके पीछे इन सभी चतुर और अदृश्य तकनीकों का एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। अब श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात। आज के समय में जब हमारे मोबाइल डिवाइस प्राइवेसी की रक्षा के लिए नए वाईफाई नेटवर्क खोजते समय हर बार एक रैंडम नकली MAC एड्रेस का उपयोग करते हैं, तो MAC एड्रेस की स्थायी और बॉन्ड इन पहचान की धारणा कैसे बदल जाती है? नेटवर्क मैनेजमेंट और सुरक्षा के लिए ये कौन सी नई चुनौतियां पैदा करता है? इस पर सोचिएगा।